हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ 2 और हमारा जो एक्ट चल रहा था इंडियन पेटेंट एक्ट, तो जिसके अंदर हम करेंगे कि जब पेटेंट की वॉल्यूशन होती है जिसको हम इन्फ्रिंजमेंट कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। अगर शॉर्ट में आता है इन्फ्रिंजमेंट का मतलब ही बताना है, बट अगर ये लॉन्ग में आता है तो इसको इसी पैटर्न में लिखना है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्फ्रिंजमेंट का मतलब क्या होता है। कि देखो, जो पेटेंट की है जब अपने पेटेंट को, अपनी इन्वेंशन को पेटेंट करवा लेता है तो उसके पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाते हैं कि वो इसको, इसके ऊपर काम कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सेल कर सकता है। उसके कंसेंट के बिना कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। बट अगर कोई व्यक्ति जो है उसके इस मेंशन राइट्स को डिस्टर्ब करता है, वॉयलेट करता है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट मानी जाती है। तो राइट ऑफ द पेटेंट आर इन्फ्रिंज्ड बाय एनीवन, जो इसका, जो पेटेंट को पेटेंट की ग्रांट हुआ है, जो एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं, अगर वो उसका कमर्शियल यूज करता है। और ये थर्ड पार्टी जो है अगर कोई भी ऐसा एक्ट करती है उसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाए कि ना माना जाए, तो वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पेटेंट की है उसको मोनोपोली राइट जो है कितना मिला है। अगर वो क्लेम करता है कि इन्फ्रेंच हुआ है तो उस क्लेम के अंदर उसका मोनोपोली राइट जो है देखा जाता है। और ये जो व्यक्ति जिसने इस राइट को इन्फ्रेंच किया है, क्या उसने इस इन्वेंशन को मेक, डिस्ट्रीब्यूट और सेल करने की कोशिश की है। और उसी तरह जो एलिज्ड इन्फ्रेंजर है उसने उसके मोनोपोली राइट्स को वॉयलेट किया है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है अगर वो उसके मोनोपोली राइट्स को जो है वॉयलेट करता है तो वो इन्फ्रिंजमेंट मानी जाती है। अब हम देखते हैं क्या चीजें इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आती हैं। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मे कॉन्स्टिट्यूट द इन्फ्रिंजमेंट। अब देखो, कलरेबल इमिटेशन ऑफ एन इन्वेंशन, इसका मतलब है कि ये तब इन्फ्रिंजमेंट मानी जाती है कि जो इन्फ्रिंजर है जिसने वॉयलेशन की है वो क्या करता है कि जो प्रोसेस है या प्रोडक्ट है जिसका पेटेंट हुआ है उसके अंदर हल्का सा मॉडिफिकेशन करता है, बट सब्सटेंस जो होता है वो इन्वेंशन के ही लेता है, तो इसको इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। या इमटेरियल वेरिएशन करता है या मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इसका मतलब होता है कि जब वो सब्स्टिट्यूट जो है यूज करता है ताकि सेम रिजल्ट मिले, तो इसको मैकेनिकल इन्फ्रिंजमेंट कहा जाता है। या इन्वेंशन के एसेंशियल फीचर लेते हैं, तो देखो ये चीजें जो है इन्फ्रिंजमेंट मानी जाती है। उसी तरह कोर्ट जो है डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड मैरो जो है अडॉप्ट करती है। अगर जो ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है कि जो भी इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल या प्रोसेस है सब्सटेंशियली सेम है जो कि पेटेंट आर्टिकल और प्रोसेस के साथ जो है उसके साथ ही मिलता जुलता है, अगर उन सारी चीजों का आंसर यस है तो भाई हम कहते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट हुई है। और वो एक्ट जिसके अंदर जो है इन्फ्रिंजमेंट जो है नहीं मानी जाती, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये जो है वो 47 और 107 ए के अंदर डील करता है कि ये जो एक्ट्स होते हैं जिनको इन्फ्रिंजमेंट जो है नहीं मानी जाती, जैसे कोई भी मशीन ऑपरेटर्स या आर्टिकल जो है इम्पोर्ट किया गया है जिसके रिस्पेक्ट के अंदर पेटेंट जो है ग्रांट किया गया है, अगर वो चीज जो होती है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के बिहाफ पे एनी मशीन ऑपरेटर्स जो अदर आर्टिकल जिसके रिगार्डिंग जो है पेटेंट ग्रांट किया गया है अगर वो इम्पोर्ट करती है, तो वो जो चीज है वो बेसिकली जो होती है गवर्नमेंट जो है अपने यूज के लिए मंगवाती है, तो वो चीज जो है इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाती। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है उसको यूज करती है या गवर्नमेंट के बिहाफ पे एनी प्रोसेस जो पेटेंट हुआ है अगर गवर्नमेंट यूज करती है या गवर्नमेंट के बिहाफ पे यूज किया जाता है तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाता। और उसी तरह कोई आर्टिकल जैसे कि मशीन या अपरेटस या प्रोसेस जिसके अंदर पेटेंट मिला है, यहाँ पे मतलब उस चीज को यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन या रिसर्च, और यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाती। उसी तरह क्या है कि जैसे मेडिसिन है वो पेटेंट है उसको इम्पोर्ट किया जाता है, या ड्रग्स वगैरह गवर्नमेंट जो है मंगवाती है अपने यूज के लिए, या डिस्पेंसरी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी गवर्नमेंट रन करती है वहां पे यूज करने के लिए, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाती।
और उसी तरह एनी एक्ट ऑफ मेकिंग, कंस्ट्रक्टिंग, यूजिंग, सेलिंग और इम्पोर्टिंग ए पेटेंट इन्वेंशन solely for the uses reasonably related to the development and submission of information required under the law that regulate the manufacture and construction of any product। तो इस लॉ के तहत उन चीजों को यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाती। और उसी तरह क्या है कि लॉ के अंदर अगर किसको ऑथराइजेशन दी गई है टू प्रोड्यूस और सेल और डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट जो कि पेटेंट हो चुका है, अगर वो इंपोर्ट करता है तो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाती। इंपोर्टेशन ऑफ पेटेंट प्रोडक्ट बाय एनी पर्सन फ्रॉम ए पर्सन हु इज ड्यूली ऑथराइज्ड अंडर द लॉ टू प्रोड्यूस, सेल और डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट। अगर देखो कोई व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति ऑथराइज है, उससे वो चीज इंपोर्ट करता है तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं मानी जाती। अब जब इन्फ्रिंजमेंट होती है तो कौन से व्यक्ति है जो स्यू कर सकते हैं इन्फ्रिंजर को? एक तो पेटेंट ही कर सकता है, या एक्सक्लूसिव लाइसेंसी अगर लाइसेंस रजिस्टर्ड है, कंपल्सरी लाइसेंस व्हेन द पेटेंटी रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग। तो कंपल्सरी लाइसेंस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे जो पेटेंटी है वो मुकदमा नहीं फाइल करता, और इन दोनों के अलावा जो है एक्सक्लूसिव लाइसेंसी और कंपल्सरी लाइसेंसी को छोड़ के ए लाइसेंसी अदर देन द अबव टू लाइसेंस वो भी मुकदमा लेके आ सकता है अगर लाइसेंसर और लाइसेंसी के बीच में ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है। और उसी तरह कोई असाइनी जो है वो तभी स्यू कर सकता है अगर उसने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फाइल की हुई है। और अगर देखो, अगर पेटेंट जो है असाइन हो चुका है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्शन, तो असाइनी जो है को प्लेंटिफ के रूप में ज्वाइन कर सकता है। पर जो उससे असाइनमेंट होने से पहले या उसकी रजिस्ट्रेशन से पहले जो है इन्फ्रिंजमेंट अगर हुई है उसकी प्राइर टू असाइनमेंट, तो वहां पे नहीं। उसी तरह को ऑनर जो है वो भी। तो यहाँ पे कौन प्रूफ करेगा? देखो जो प्लेंटिफ है जिसने मुकदमा फाइल किया है कि मेरा जो पेटेंट है उसकी वॉयलेशन हुई है, इन्फ्रिंजमेंट हुई है, तो उसको एस्टैब्लिश करना पड़ता है। बट उसी तरह बट इन ए सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ए पेटेंट वेयर इज सब्जेक्ट ऑफ पेटेंट इज टू प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर प्रोसेस के रिगार्डिंग इन्फ्रिंजमेंट का केस हुआ है तो कोर्ट डिफेंडेंट को कह सकती है कि जो प्रोसेस उसने यूज किया है, कि जो बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट पेटेंट प्रोडक्ट मतलब आता है, तो उसका जो पेटेंट मतलब जो उसने प्रोसेस यूज कर रहा है वो पेटेंट प्रोसेस से डिफरेंट है, तो वहां पे डिफेंडेंट को कहा जाता है कि भाई तू प्रूव कर। और उसी तरह यहाँ पे क्या है कि देखो जो इन्फ्रिंजमेंट का केस है कि जिस डेट से इन्फ्रिंजमेंट हुई है वहां से 3 इयर्स के अंदर जो है पेटेंटी ने जो है मतलब जो भी व्यक्ति स्यू कर सकते हैं उन्होंने अपने इस राइट को एक्सरसाइज करना है। तो डिफेंस जो है जो कि अवेलेबल है विच आर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिफेंस जो है यहाँ पे बेसिकली जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो है डिफेंडेंट जो है वो कोई भी इनमें से प्ली ले सकता है कि जो प्लेंटिफ है जिसने मुकदमा किया है उसके पास ये राइट नहीं है, कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुई है, कोई इंटेंशन नहीं है, या यहाँ पे क्या है कि एक्सप्रेस और इम्प्लाइड जो है परमिशन है, लाइसेंस है कि इस इन्वेंशन को यूज कर सकता है, या एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, या इन्फ्रिंजमेंट के टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट जो था contract मतलब at the time of infringement there existed a contract relating to patent containing condition जो कि unlawful था। और इन्फ्रिंजमेंट जो है बिना इनोसेंट है जिसके अंदर क्या है कि वो डेलिबरेटली नहीं हुई है। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे देखो जो ये डिफेंस तो अवेलेबल ही है, डिफेंडेंट जो है रेवोकेशन सेट अप द ग्राउंड्स ऑफ रेवोकेशन एज डिफेंस अंडर सेक्शन 64 ऑफ द एक्ट। रेमेडीज जो है इन्फ्रिंजमेंट के लिए पेटेंटी को अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 108 कोड जो है मे प्रोवाइड द फॉलोइंग रिलीफ अगर इन्फ्रिंजमेंट प्रूव हो जाती है। इंजेक्शन यहाँ पे होता है कि इंजेक्शन जब मतलब ये कोर्ट का ऑर्डर होता है कि जब किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि ये एक्ट तूने नहीं करना, तो इसका मतलब होता है नॉट टू डू। ये प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव रेमेडी है, ये दो तरह की है जिसके अंदर टेम्परेरी इंजेक्शन मिल सकती है या फाइनल। टेम्परेरी इंजेक्शन में भी ग्रांटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द सूट, और कोर्ट जो है ये फॉलो मतलब ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करती है। तो प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कि ये जो है इंजेक्शन जो है देनी चाहिए। और उसी तरह बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो होता है उसके फेवर में जाता है।
तो इसका मतलब होता है कि देखो यहाँ पे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कि जिसने कहा है कि मेरा राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है कि अगर उसको ये रिलीफ दी जाएगी तो किसी और व्यक्ति को मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। फाइनल इंजेक्शन होती है कि जब वहाँ पे क्लियर हो जाता है कि और मुकदमा खत्म हो जाता है, तब उसमें परमानेंट ये जो होती है इंजेक्शन दी जाती है, पूरी टर्म के लिए ये एप्लीकेबल होती है कि दूसरा व्यक्ति इसको यूज नहीं कर सकता। और उसी तरह ही दूसरा जो है डैमेजेस या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे जो प्लांटिफ अगर सक्सेसफुल है तो वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है या प्रॉफिट भी कर सकता है, और दोनों में से उसको एक चीज लेनी पड़ेगी। डैमेजेस उसको तभी अवेलेबल होते हैं जो उसने कोई लॉस सफर किया है क्योंकि उसका ये राइट जो है डिफेंडेंट ने इन्फ्रेंच किया है, और जहाँ पे प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मतलब यहाँ पे डैमेजेस वेयर द अकाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द पेटेंट्स इन्वेंशन बाय द इन्फ्रेंजर, जो पीरियड ऑफ इन्फ्रेंजमेंट है उसने उसके ऊपर कितना काम किया है उसके बेसिस पे देखा जाता है कितना प्रॉफिट जो है मतलब वो कह रहा है। और इसी तरह क्या है कि कोई रिलीफ नहीं दी जाती अगर इन्फ्रेंचमेंट इनोसेंट है, और यहाँ पे क्या है कि वो जो पेटेंटी है उसने रिड्यूल फीस नहीं दी थी और ये उस वक्त कमिट हुई है, और जहाँ पे क्या है कि स्पेसिफिकेशन जो है अमेंड हो गई है और इन्फ्रेंचमेंट जो है ऐसे अमेंडमेंट से पहले जो है कमिट हुई है। उसी के बाद जो है डिलीवरी अप और डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फ्रेंच गुड्स, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स और डिलीवरी अप का मतलब होता है कि जो डिफेंडेंट है वो जो आर्टिकल्स उसने इन्फ्रेंचमेंट पीरियड के अंदर बनाए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उससे ये वापस लिए जाते हैं। प्रॉपर्टी इन द गुड जो होती है इन्फ्रेंजर के पास रहती है जिसने वायलेशन की है, तो इन्फ्रेंजर जो है इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया जाता, मतलब उसको ऑर्डर दिया जाता है, तो ये डिस्क्रिशनरी ऑर्डर होती है कि जो चीजें उसने मतलब बनाई हैं तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है या उसको आगे वो यूज नहीं कर सकता। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिडिटी जो है कि जब रेवोकेशन की प्रोसीडिंग जो है चल रही होती है उसी दौरान कोई स्पेसिफिकेशन का क्लेम जो है कंटेस्ट किया जाता है, और वहाँ पे जो अपेलेट बोर्ड है या हाई कोर्ट है वो क्लेम कहती है कि भाई वैलिड है, तो कोर्ट जो है सर्टिफाई कर देती है कि वैलिडिटी ऑफ द क्लेम जो थी कंटेस्टेड थी, और कोर्ट जो है उसका सर्टिफाई कर देती है कि ये जो क्लेम है वो सही है।